Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर 9 का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, आज हम उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं. ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था जो पूरे चैप्टर को रिलेट करके चलता है. ठीक है, सभी बच्चे इस पार्ट पे तभी आएँ पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें. ठीक है बच्चे, ठीक है. तो आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 1 ले रहे हैं पार्ट 2 में. ठीक है, चैप्टर 9 के पार्ट 2 में. ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे? डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी आपको. बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन. बच्चे प्रोडक्ट क्या क्या हैं? जैसे आपका हार्मोन हो सकता है, वैक्सीन हो सकती है, ये आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं. बट लाइव ऑर्गेनिज्म क्या कहता है? जैसे देखो, लाइव ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया आ सकता है बच्चे. ठीक है, हम जो लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, तो हम लाइव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम यूज़ कर सकते हैं. सेकेरोमाइसिस सिर्विएसी जैसे ईस्ट होती है, यूनिसेलुलर फंजाई है, इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे हम लोग. ठीक है, तो इसमें जो ये बता रहा है कि लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ करके उसका प्रोडक्ट बनाना, लाइक बैक्टीरियम यूज़ करके हम जैसे मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो कर्ड क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया. तो क्या था? बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या आ गया? कर्ड. और लाइव ऑर्गेनिज्म क्या आ गया? बैक्टीरिया. ऐसे ही करते करते आप लोग और भी देख सकते हो इसमें. जैसे सेकेरोमाइसिस ईस्ट जो होता है बच्चे, ये क्या आटे से क्या बनाता है? ब्रेड. ब्रेड क्या है? प्रोडक्ट है. और इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म ईस्ट. जैसे डिकम्पोज करते हैं हम लोग फ्रूट्स को और क्या बनाएंगे? वाइन बनाएंगे, तो उसमें भी क्या हमारा ईस्ट ही लगेगा. समझ आई? तो हमारे प्रोडक्ट्स आप लोग देख लो. जैसे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं देखो, जैसे कर्ड आ गया, ब्रेड आ गया, वाइन आ गया, ये सब माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं. क्या हैं बच्चे? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस. देखो, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस. मतलब ये जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये माइक्रोब मीडिएटेड है, इसीलिए इनको हम लोग माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस कहते हैं. कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे. आज हम बायोटेक्नोलॉजी को, जिसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? सच दोज प्रोसेसेस विच यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कहते हैं? जिसको जैसे हम जीन लेवल पे कोई चेंज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन लेवल पे चेंज करना. इससे पहले क्या था? ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये हमारी नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी. नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा? जैसे कर्ड कैसे बनती है लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ब्रेड कैसे बनती है, वाइन कैसे बनती है, ये नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन मैन्युपुलेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड सेंस today refer to such those process which genetically modified organism to achieve the same on a target scale. ठीक है, लार्जर स्केल. ठीक है, किसी भी लार्जर स्केल या लार्जर अमाउंट में किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जहाँ पर हम जीन में चेंज ला रहे हैं. राइट? ठीक है बच्चे, जैसे देखो, further many other processes या techniques also used to include under biotechnology. for example in vitro fertilization. in vitro fertilization जैसे बच्चे leads to test tube baby, है ना? जैसे fertilized egg and sperm outside the body like lab में जैसे हम कर रहे हैं, तो वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल है. सिंथेसिस अ जीन, इसको देखना बच्चे, जीन सिंथेसिस. बेटा जैसे बोन मैरो से हमारे सभी सेल प्रोड्यूस होते हैं. इसमें से एक लिम्फोसाइट सेल है ना, WBC की टाइप है. ये लिम्फोसाइट सेल जो है ना बच्चे, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर भी होता है. बट इस लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करने के लिए एक ADA जीन रिक्वायर्ड होती है. और एडिनोसिन डीएमिनेज जो जीन है वो क्या करती है बच्चे? इस लिम्फोसाइट को मैच्योर करती है. कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर. बट होता क्या है? अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये एडिनोसिन जीन जो होती है, ये बाय बर्थ ही अगर डेफिशिएंट होती है किसी बच्चे में, तो उस बच्चे के अंदर डिजीज़ आ जाती है, स्किड डिजीज़ या सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है. ठीक है बच्चे, तो इस डिज़ीज़ को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस ADA जीन को सिंथेसाइज़ करना पड़ता है. और फिर ये जीन सिंथेसाइज़ करने के बाद
हर वीक हम क्या करते हैं, ये जीन इंसर्ट करते हैं इस इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो डेफिशिएंट है इस जीन को लेके, और फिर इस पेशेंट की बॉडी में लिम्फोसाइट बोन मैरो तो प्रोड्यूस करेगा, बट उस लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में हेल्प करेगी ये एडीए जीन। तो एडीए जीन की सिंथेसिस भी जो है बच्चे वो कैसे होती है, एडीए जीन की सिंथेसिस भी कैसे होती है बच्चे, आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, एंड यूजिंग इट डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है बच्चे, डीएनए वैक्सीन बनेगी, ख़राब जीन को करेक्ट करेंगे, और ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी किसके पार्ट हैं बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पैराग्राफ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बच्चे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको EFB कहते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आता है, इसकी फुल फॉर्म, हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस, इन्होंने बताया है कि आप ट्रेडिशनल जो नेचुरल साइंस है उसको भी दिमाग में रखोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को कंबाइन करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसने क्या बताया, मतलब यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी, इनकी जो एक डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, इन्होंने बोला कि इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज फॉलो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यहाँ पे नेचुरल साइंस कौन सी आ गई, ट्रेडिशनल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस मतलब कर्ड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, वाइन मेकिंग, इडली डोसा, ये क्या आ गई आपकी नेचुरल साइंस। ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ देयर, देखो बच्चे ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इन दिस टेक्नोलॉजी यू कैन यूज़ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, जो भी है इनको कंप्लीट हम यूज़ कर सकते हैं, या हम सेल का यूज़ कर सकते हैं बच्चे, जैसे ह्यूमन सेल से हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यूज़ कर रहे हैं, सेल का भी यूज़ हो सकता है, या पार्ट देयर ऑफ, मतलब कुछ प्रोटीन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया बच्चे, है ना, उस पूरे DNA में से हमने वो सेगमेंट निकालना है जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हो। मानो जैसे मेरे पास क्या है, ये DNA, तो DNA का ये सेगमेंट जीन कहलाएगा बच्चे, तो मैंने वो सेगमेंट कुछ एंजाइम यूज़ करके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके मैं वो सेगमेंट निकालूंगा बच्चे जो मेरा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा, तो DNA का मैं वो पार्ट निकालूंगा जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है बच्चे कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन समझ लेना यहाँ पे, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस में हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, सेल का करेंगे, पार्ट देयर ऑफ का मतलब है कि हम प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास किस किस की ज़रूरत होती है बच्चे, सेल की, ऑर्गेनिज्म की, पार्ट दियर ऑफ, मतलब पार्ट दियर ऑफ क्या, प्रोटीन पार्ट हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग में हमें कोई कंप्लीमेंट्री DNA चाहिए, DNA प्रोब, इंजाइम चाहिए होता है बच्चे, जैसे DNA लाइगेज, एक सेगमेंट को दूसरे के साथ जुड़ाने के लिए हमें DNA लाइगेज, DNA को कट करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, यूज टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है ना, तो एक तो आ गया हमारा नेचुरल साइंस में जो लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ सेल का यूज़ भी होता है और प्रोटीन का यूज़ भी होता है, और जो कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग हैं उनका भी रिक्वायरमेंट होता है, और फिर फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट बनता है और उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिर। ठीक है बच्चे, जब मानो इंसुलिन बन गया तो मार्केट में हम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ हमने बहुत अच्छे से किए हैं बेटा। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना बच्चे, वो कहाँ से आई है, नेचुरल साइंस से आई है। मतलब वो जो दूध से दही हम बना रहे हैं ना, तो वो हमें पहले पता चला है, उसके बाद ही हम ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं जिसमें जीन मैनिपुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को,
ठीक है। जेनेटिक मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए में कोई चेंज लाते हैं तो उसी को जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना। चेंज लाने के बाद क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमने कोई चेंज लाई, मानो डीएनए काट के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ जुड़ाया, तो इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो फिर उसमें क्या आएगा बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जिसमें हम डीएनए इंसर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना बनाया। मानो किसी एक ऑर्गेनिज्म से, मानो किसी ऑर्गेनिज्म 1 ले लिया, यहाँ ऑर्गेनिज्म 2 ले लिया, तो ऑर्गेनिज्म 1 में ह्यूमन सेल ले लिया, 2 में इकोलाई ले लिया, ठीक है बच्चे। ह्यूमन सेल से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मानो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से हमें डिजाइड जीन जो था वो हमने निकाल लिया, ये हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ठीक है बच्चे। अब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हम मल्टीपल कॉपीज़ बना देंगे। इसके पैरेलली ऑर्गेनिज्म 2 में जो इकोलाई था बेटा, उसको एक्सट्रैक्ट किया, इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया किसको, प्लाज्मिड को। और ये प्लाज्मिड क्या बच्चे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है, ठीक है बेटा, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब इसके पास अपना ओआरआई साइट है जहाँ से ये रेप्लिकेट कर सकता है, और इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, ठीक है बेटा। मतलब प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है इकोलाई के अंदर, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है बच्चे, अब ये जो प्लाज्मिड है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे हम लोग, और इस प्लाज्मिड को कट किया जाएगा। देखो कट करने के बाद इतना इतना दिखेगा आपको, ठीक है बच्चे, ये कट हो गया, ये अलग ही कलर है ना दूसरा, ये कट हो गया बच्चे। तो अब इस कटे हुए पार्ट के साथ हम जुड़ा देंगे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, है ना बच्चे। तो ये फॉरेन डीएनए आ गया जो हमने जुड़ाया, हमारा वाला डीएनए फॉरेन आ गया, और जो लेने वाला है वो होस्ट डीएनए है, उसको हम लोग होस्ट डीएनए कहते हैं, विच इज़ प्लाज्मिड डीएनए। तो फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए तो हमारा क्या बन गया बच्चे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जब हमने ये रिकॉम्बिनेंट बना लिया बच्चे, तो अब इसमें आपको चेंज दिखेगी जीन लेवल पे, इंसर्ट इन इकोलाई होस्ट ऑर्गेनिज्म गेट एक्सप्रेस प्रोटीन। अब ये कब प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, जब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डाल रहे हैं, इकोलाई के अंदर डाल रहे हैं, इकोलाई में डाल रहे हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, क्योंकि इसका अपना न्यूक्लियोइड है। तो इकोलाई में जैसे ही हमने डाला, तो अब ये जो होस्ट है, क्योंकि ये आर डीएनए को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये होस्ट है बच्चे इकोलाई। तो ये होस्ट अब ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग बायोरिएक्टर में डालेंगे, तो अब ये इसका फिनोटाइप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो ना बच्चे, जैसे ही हमने इसमें इंसर्ट किया, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। शो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इंसुलिन। तो अब ये जितनी भी इसकी कॉपी बनेगी, देखो वो कौन सी कॉपी बनेगी, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन वाली कॉपी बनेगी। तो ये पार्ट मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये ऐसे करके हमने समझना था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ आ गया बच्चे। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब सेकंड पार्ट आ गया हमारा किसका, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल, मतलब माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जहाँ से जीन निकालोगे या जहाँ से जीन डालोगे, है ना, जहाँ पे जीन डालोगे। इम्बियंसेस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब या यूक्रियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है बच्चे, वो हम एंटीबायोटिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन्स के लिए भी, एंजाइम के लिए भी, इंसुलिन के लिए भी, समझ आई। तो मतलब जब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम जीन मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर उसके बाद हमें वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, जिसमें वो ईजिली ग्रो कर पाए हमारी डिज़ायर्ड जीन किसके अंदर, जिसमें हमने डाली है, ठीक है। तो वो जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है इन्फेक्शन फ्री, माइक्रोबियल फ्री, तो उसको हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और फिर हमारे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये प्रोडक्ट बनने के लिए हमने ऑर्गेनिज्म का यूज़ भी किया है, एंजाइम का यूज़ भी किया है। तो उन एंजाइम के यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, क्या बोलती है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बोलती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ तक समझा पाया होगा 3 पैराग्राफ तक, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को 4th पैराग्राफ समझाने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। 4th पैराग्राफ में क्या है बच्चे, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जीन लेवल पे चेंज होती है। मानो जैसे ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा, मेल ने गैमेट बनाया 23 क्रोमोसोम का, यहाँ पे 23 फीमेल, तो 23 मेल से है, 23 फीमेल से ऑफस्प्रिंग जो आया तो इसके जीन पे चेंज होगी ना बच्चे। 46 क्रोमोसोम में से 23 फीमेल के और 23 मेल के हैं, तो 46 बने एक इंडिविजुअल में, तो वेरिएशन आएगी ना बच्चे इसमें। ये पेरेंट से डिफरेंट होगा क्योंकि आधे करेक्टर मदर के, आधे फादर के हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबली अप्रिशिएट करना पड़ेगा एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस एंड फार्मुलेशन ऑफ यूनिक combination are genetic setup, some of which may beneficial to organism as well as population। जैसे asexual reproduction preserve the genetic information। देखो बच्चे, asexual reproduction जो होता है वो प्रिजर्व करता है वेरिएशन को। कैसे? क्योंकि एमीबा जो होता है बिल्कुल पेरेंट की तरह आ जाता है, बैक्टीरिया बिल्कुल पेरेंट की तरह, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है, इसका मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है ना बच्चे, फिर तो है ना, बिल्कुल पेरेंट ऑफस्प्रिंग की तरह दिखता है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं है, जैसा पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग। डन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब वेरिएशन होती है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में। तो क्योंकि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो है वो एवोल्यूशन अराइज करता है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होती है, और यहाँ पर परमिट की जाती है वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन होती है, परमिट की जाती है, यहाँ पे प्रिजर्व की जाती है वेरिएशन। यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है परमिट वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, जैसे एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग रिजल्टिंग इन होमोजाइगोसिटी, मीटिंग बिटवीन सिबलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, है ना। सिबलिंग में जितना ज़्यादा वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, है ना बच्चे, तो क्रॉस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनिमल ब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है आपके सिलेबस से हट गया, तो हम इस पर ध्यान भी कम देंगे। Very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable genes। ठीक है। The techniques of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, तो genetic engineering को ही आप लोग क्या बोलोगे, recombinant DNA। use of gene cloning and gene transfer, यहाँ पे क्या होगा, recombinant DNA बनाएंगे तो वहाँ पर जीन क्लोनिंग्स बनेगी, बहुत सारी जीन की कॉपीज़ बनाएंगे जो सिमिलर होंगी, जीन ट्रांसफ़र की जाएगी बच्चे इसमें। ठीक है, जीन ट्रांसफ़र एक से दूसरे पे। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलो अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन आर सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने किसी भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन या कोई भी डिज़ायरेबल जीन अगर बनानी है तो डिज़ायरेबल जीन को दूसरे होस्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिज़ायरेबल जीन, है ना। ऐसा ध्यान रखना है कि जो आपको नहीं चाहिए जीन वो उसके डीएनए में अगर इंट्रोड्यूस होगी तो वही जीन डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये 4th पैराग्राफ हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 5th पैराग्राफ। देखना जरा 5th पैराग्राफ में क्या कहता है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, जो डीएनए आपने किससे निकाला है, जो डीएनए आपने ह्यूमन सेल से निकाला तो उसका क्या मुकद्दर, क्या किस्मत होगी। विच इज़ सम हाउ ट्रांसफ़र इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, एलियन मतलब हमारे, ये मेरा जीन है, इसको मैंने दूसरे में डालना है तो वो एलियन हो गया ना मेरे रिस्पेक्ट में। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो वाला मैंने जीन निकाला है जो मेरी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ताकि मैं उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको मल्टीप्लाई करवा पाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस डीएनए को इसमें डालना पड़ेगा। मानो ये जैसे प्लाज्मिड था और इस प्लाज्मिड के ऊपर अपनी एक क्या है, ओआरआई साइट है। अब दिस प्लाज्मिड स्टार्ट, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहीं से ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। और इसके पास ये क्या है बच्चे, इसके अंदर हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया रेसिपिएंट के अंदर, ये रेसिपिएंट हो गया बच्चे। इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, तो अब जो हमने इसके अंदर डाला है वो मल्टीप्लाई करेगा इसी होस्ट डीएनए के साथ। ये क्या आ गया आपका, ये होस्ट है ना, होस्ट इक्वल है तो इसका डीएनए होस्ट डीएनए। दिस इज़ बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि प्लाज्मिड को लगता है कि ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसी का पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स है, विच हैज़ टू एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और इसके अंदर एबिलिटी है कि ये रेप्लिकेट कर लेगा इसके साथ। इन अ क्रोमोसोम देयर इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
प्लाज्मिड के ऊपर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और यही साइट इस प्लाज्मिड की रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। समझ आई बच्चे? ठीक है, ठीक है, ये पीस ऑफ डीएनए यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी बेटा। प्लाज्मिड के ऊपर कहीं दूसरी साइड से रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होगी, यहीं से होगी। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी बच्चे तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत सारे आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी बन जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी देखो, मतलब इसमें हमारा डिज़ायर जीन भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये किस में बने बेटा, ये आपके बायोरिएक्टर के अंदर बने, ऑल आर रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी। नाउ वी ऑब्टेन लार्ज स्केल ऑफ इंसुलिन वैक्सीन या एंजाइम। ठीक है, समझ आया बच्चे? ठीक है, देयरफॉर देखो, देयरफॉर फॉर अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए in an organism, it need to be a part of chromosome which has specific sequence known as origin of replication। समझ आया बच्चे? Thus the alien DNA is linked with the origin of replication। मतलब DNA कब डिवाइड होगा बच्चे, जब एलियन DNA लिंक करेगा origin of replication के साथ, तब स्टार्ट होगा। This alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। तब जाके मतलब लिंक होगा हमारा DNA किसके साथ, आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट के साथ, तब जाके ये मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग। और जैसे ही रेप्लिकेशन होगी तो बिल्कुल वो कैसे अपने क्लोन की तरह मल्टीपल कॉपीज़ जो होंगी, जैसे इकोलाई से डाटर इकोलाई बनती है, सेम क्लोन है ना, आर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो जिससे नई कॉपी बनती है पुराने वाले को हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले बच्चे आपने देखना है कि एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, एक्सेप्ट नॉर्मल क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मल तो है ही है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है बच्चे, प्लाज्मिड जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ ओआरआई साइट होती है, नॉट डिपेंडेंट टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। समझ आए बच्चे? ये प्लाज्मिड के करैक्टर हम पढ़ रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड है, आपने देखा भी है बच्चे, ये देखो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर है बच्चे, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। अब आप बोल सकते हो कि सर ऐसा क्यों है, अगर ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए भी है और प्लाज्मिड भी है, क्यों, दोनों क्यों है, वाई नीड प्लाज्मिड टू बैक्टीरिया इफ़ न्यूक्लियोइड इज़ प्रेजेंट। अगर उसमें न्यूक्लियोइड था तो प्लाज्मिड की क्या ज़रूरत है बच्चे। प्लाज्मिड डीएनए हैव स्पेशल जीन, इसके पास एक स्पेशल जीन है जो जीन कैरी करता है डीएनए। ठीक है बेटा, मतलब डीएनए के सेगमेंट को हम जीन बोलेंगे। दिस जीन कंप्लीट कोड टू ऑल ओवर द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये जीन हमारे कंप्लीट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। प्लाज्मिड डीएनए हैव स्पेशल जीन विच आर नॉट प्रेजेंट इन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर एक स्पेशल जीन है जो क्रोमोसोमल डीएनए में नहीं होती है। ठीक है, और उस जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इसको समझो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है बेटा, इसका मतलब साफ साफ है कि जैसे हम डोसेज ऑफ एंटीबॉडीज़ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड में प्रेजेंट हुआ तो वो फिर बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी ना। अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दे रहे हैं तो प्लाज्मिड में बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी तो है, उस एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर लेगा। तो इसीलिए डोसेज ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं, एक डोसेज दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि किसी न किसी मेडिसिन पे तो मर ही जाएगा ना। समझ आए बच्चे? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, वो एंटीबायोटिक से उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ आए? तो आप समझ सकते हैं बच्चे, है ना, अब समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही थोड़ी रखा हुआ है बच्चे। तो और भी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बच्चे एटमॉस्फेयर से, तो उनके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड में। ठीक, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ डोसेज। अब देखो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर पढ़ेंगे इसको ऊपर। देखना, जैसे हम बोलते हैं बेटा ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इधर देखना, इधर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन द फर्स्ट इंसिस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल।
आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए emerged फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड देखो जैसे क्या होता है, सेल्मोनेला टाइफिनीमोरियम है ना, एक बैक्टीरिया है बेटा, क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब क्या है, इसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में क्या है, इतनी सी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस जीन को इस प्लाज्मिड से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकाल देते हैं। ये किसने किया है, स्टेनले ने किया है। और ई कोलाई से भी जो ये हमने प्लाज्मिड निकाला है उसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, और इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है ये हटा दिया है, और अब ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर बाइंड कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है, ये बॉयर कर रहा है। समझ आए बच्चे? तो क्या बन गया हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ट्रांसफर टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें जब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है ना, ट्रांसफॉर्म, तो अब ये बैक्टीरिया जो है ये मोर रिकॉम्बिनेंट बन गया ना बच्चे। अब ये भी इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा सकता है। इसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई, पहले तो इसके प्लाज्मिड में नहीं थी बच्चे, तो अब इसमें भी हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दी। समझ आई? तो ऐसे ही हम लोग बैक्टीरिया को, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी हम क्या बना सकते हैं, आरडीएनए बना के बॉडी के अंदर उनको रख सकते हैं। समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो पहले ये बैक्टीरिया क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया मर सकता था बच्चे, है ना, ये मर सकता था, बट हमने इसके अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हमने ट्रांसफ़र कर दी ई कोलाई के अंदर, और ई कोलाई जो है बच्चे अब एंटीबायोटिक से नहीं मर पाएगा। समझ आई? इसीलिए ई कोलाई जो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो कम हो गया तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना आरडीटी, और उसको सर्वाइव करने के लिए हमें रखना पड़ेगा। समझ आए? तो देख लो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन इन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड, जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जैसे हमारा ये बैक्टीरिया है, स्टेनले कोइन एंड हार्बर्ट बॉयर ने accomplished this is in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। तो इसका जीन निकाल के दूसरे में डाला और वो कंफर्म हो गया कि अब इसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ चुका है। ठीक है बच्चे, देखो कैसे हमने आरडीटी बनाया। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेटा जो आपको मैंने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।